नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा था। 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। वहीं अगर देखा जाए तो आकाश आनंद को एक विवादित बयान की वजह से उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद की वापसी हो गई है। अब आकाश आनंद के वही अंदाज, वही तेवर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ उनके जो तेवर है वो कहीं ना कहीं थोड़े नर्म दिखाई देते हैं, क्योंकि जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था तब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को सपोर्ट किया था और मायावती की फटकार लगाती थी। उन्होंने कहा था कि इस बार मायावती जी एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगी, चाहे वो कोऑर्डिनेटर पद से हटाए और विपक्षी दल या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आकर इस तरीके के निर्णय लेना कहीं ना कहीं मायावती के लिए शोभा नहीं देता है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो जिस तरीके से दलित वोट बैंक पर कब्जा करने की तैयारी में है, ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब आकाश आनंद के लिए जो राह है वो बेहद मुश्किल नजर आ रही है। और वहीं साथ में देखा जाए तो आकाश आनंद आए तो उसी तेवर के साथ हैं, लेकिन उनके जो सुर हैं वो बदल गए हैं। उन्होंने अपनी स्पीच को थोड़ा सप्रेस कर दिया है। वहीं आप उनका यह भाषण सुनिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए, लेकिन किस अंदाज में और किस तेवर के साथ ये बात कह रहे हैं, आप उनका ये भाषण सुनिए जरा। मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो भी उसी दिल और तमन्ना से आप लोगों के लिए काम करेंगे। साथियों, अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं भाजपा का, तो यहां पर रोजगार के नाम पर आज भी 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना काम किया है बीजेपी ने कि यहां पे 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते हमारे युवा बच्चों को। आज अगर आप सरकारी रिकॉर्ड उठाएं तो आज भी 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। एक तरफ 40% युवा रोजगार मांग रहा है और ये लोग वो 2 लाख पद भरने को तैयार नहीं, परंतु वो पद भरने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चला रहे हैं। पक्की नौकरियों देने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्चुअल यानी अस्थायी नौकरियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत जो पक्की नौकरियों में आरक्षण मिलने की व्यवस्था तय की गई है वो आप लोगों को ना मिल सके। उस पद पे ये लोग चल रहे हैं, उस रास्ते ये लोग चल रहे हैं ताकि आपको आपके आरक्षण से दूर कर सके। साथियों, एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब बनाकर, कमजोर बनाकर हमारे लोगों को अंदर से खोखला कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की सरकार भाजपा को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ना घेरकर उनका एक तरीके से साथ दे रही है। साथियों, तो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ डंडा मारता है तो दूसरी तरफ ताली बजाता है और पिसता है हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग। साथियों, समय आ गया है कि ऐसी सरकार को अब आप जड़ से उखाड़ फेंक हमारे अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाकर अपना भविष्य सुरक्षित करने का। साथियों, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 5 साल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया। 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की और यही नहीं, 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम किया। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और हमारे पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। और यही नहीं बल्कि हमारे गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए गए थे। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर आप सभी वर्गों के लोगों का पूरा ध्यान रखकर आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों,
बात महंगाई की करें तो इनकी सिर्फ एक ही स्कीम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज ये लोग बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। तो साथियों, आज वो कहते हैं कि वो 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार बड़े चौड़ कर बोलती है, अरे मित्रों, आज बीजेपी की सरकार 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। परंतु ये नहीं समझ आता इन लोगों को कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हो तो मतलब आपने उन 80 करोड़ की जनता को गरीबी में धकेलने का काम किया है। परंतु साथियों, अगर ये लोग अपना वादा पूरा करते जो 2014 में किया था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का, तो इन्हें शायद ये मुफ्त में राशन देना नहीं पड़ता। ये तो बात दूर, मुफ्त में राशन देकर ये जो टैक्स पेयर्स का साल का 2 लाख करोड़ रुपया इस राशन पे खर्चने वाले हैं, वो भी आप लोगों की जेब से निकलने वाला है। साथियों, वो भी आपकी जेब से निकलने वाला है। एक तरफ ये लोग आपको टैक्स के माध्यम से चूसते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का पैसा राशन पे उड़ाते हैं। अगर ये पैसा रोजगार जनरेट करने में करते तो साथियों, आज यहाँ पर 2 लाख पद भरने के साथ साथ ये यहाँ पर 20 लाख रोजगार भी दे सकते थे। परंतु इन्होंने वो काम कुछ नहीं किए। इन्होंने बस आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आप सभी से, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मतों से जिताकर और अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो देखा आपने, इस बार अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उपचुनाव की, तो कहीं ना कहीं 10 सीटें हैं जिस पर मायावती अपना हाथ समझ लीजिए पहली बार आजमाने की कोशिश कर रही हैं। इसके पहले उन्होंने कभी इस तरीके के उपचुनाव में कहीं ना कहीं भाग नहीं लिया, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी की रणनीतियों को और सीटों पर कब्जा करने की पूरी तैयारी में है। वहीं कटहरी सीट की बात करें, मिल्कीपुर सीट की बात करें, तो कहीं ना कहीं मायावती का दबदबा कटहरी सीट पर देखा जाता है और वहां पर जो दलित वोट बैंक है वो मायावती के साथ है। ऐसे में इस बार अगर कटहरी सीट पर मायावती जीत दर्ज कर लेती हैं तो जाहिर तौर पर उनको उम्मीद की किरण 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जग सकती है। और मायावती अब केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित है, अब वो अपना कहीं ना कहीं जो वर्चस्व बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। बिहार में भी वो अपने प्रत्याशियों पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाती हैं और कहीं ना कहीं इस बार बिहार में भी वो अपने दमखम दिखाने की कोशिश में या फिराक में लगी हुई है। लेकिन वहीं अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में इन्हीं के साथ मायावती ने गठबंधन किया है। यह गठबंधन उन्होंने 1998 में भी किया था, जिसके बाद अंबाला सीट से उनको जीत दर्ज करने का मौका मिला था। लेकिन इस बार भी यही माना जा रहा है कि मायावती अगर हरियाणा में किसी सीट पर जीत दर्ज करती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो खोया हुआ वर्चस्व है वापस आ सकता है। लेकिन अगर वहां पर भी आजाद एंट्री मान लेते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती जरूर हैं और चुन चुन के प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज करती हैं। हालांकि इस बार के अगर विधानसभा चुनाव में मायावती फिर से अपने प्रत्याशी उतारेंगी तो क्या चंद्रशेखर आजाद उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे? ये जो समीकरण अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, इससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए
अलग अलग राज्यों की तरफ रुख तो कर रही हैं, लेकिन उसका फायदा उनको कितना देखने को मिलेगा? क्या उनको गठबंधन करना सही रहेगा? क्योंकि जब अखिलेश यादव के साथ 2019 में मायावती गठबंधन में आई थी तो उन्होंने 10 सीटें पर जीत दर्ज किया था, वहीं अखिलेश यादव केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो पूरे बदल गए हैं और ये बदले हुए समीकरण कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद उनका जो दमखम है वो कम करने वाले हैं। मायावती का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इतिहास बनकर ही रह जाएगा। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती अब फिर से अपनी पार्टी के जनाधार को बचाने के जद्दोजहद में लगी हुई है। अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी इस बार जो परिणाम रहा वो बेहद ही खराब रहा। वहीं अखिलेश यादव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में नजर आए। ऐसे में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में अखिलेश यादव जुट गए हैं और मायावती तमाम उन सामाजिक मुद्दों को उठा रही हैं जिसमें पेपर लीक का मुद्दा होता है या फिर हाथरस का मुद्दा, अयोध्या के मामले में, आरक्षण के मामले में, तमाम मामले में वो ट्वीट करती हैं। लेकिन वो जनता के साथ जिस तरीके से जुड़ाव चाहिए आकाश आनंद का और मायावती का वो देखने को नहीं मिलता है। ट्वीट के माध्यम से अगर वो चाहती हैं कि अपनी पार्टी का जनाधार वापस कर लें तो कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब आकाश आनंद रैली करना उन्होंने चालू किया है, लेकिन वो जो पिछले बार वो जिस तरीके से जिस दमखम के साथ बोलते हुए नजर आते थे, कहीं ना कहीं उनकी टाइमिंग में भी असर देखने को मिला और उनके भाषण में वो अंदाज देखने को नहीं मिला। उनके सुर जो है अब वो काफी बदल गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मायावती आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव है उसमें कितनी सीटें निकाल पाती हैं। अगर नहीं निकाल पाती हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगी कि जनता का जो जनाधार है उनके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी खुलकर ये बात कह दी थी कि इस बार के अगर लोकसभा चुनाव में मैं अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार देता तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाते और खराब हो जाते, तो इंडिया गठबंधन को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आते हैं। और वाकई में इस बार वो कहीं ना कहीं 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने अभी से कर ली है। उन्होंने कहा है कि 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी वो जरूर उतारेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मुकाबला जो है मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा या दोनों गठबंधन करेंगे। अभी इस पर किसी भी तरीके की तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं है। अब आगे क्या परिणाम आएंगे वो देखना बेहद अहम होगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज़।